सभी लोगों को उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, जलवायु विज्ञान वाले टॉपिक के अंदर हमने पहला टॉपिक शुरू किया था जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल। और वायुमंडल आपको पता ही है कि पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण घटक है। वायुमंडल से ही बहुत सारी चीज़ें आपस में आपकी जुड़ी हुई हैं। तो वायुमंडल वाले टॉपिक को हम लेकर चल रहे थे और वायुमंडल वाले टॉपिक में आप देखो तो वायुमंडल के बारे में पहले तो मैंने आपको बताया था, एक पार्ट हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो वायुमंडल के बारे में मैंने बताया था हमें किस तरह से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, वायुमंडल के संगठन के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो ये 3 पार्ट में हम इसको विभाजित कर लेते हैं, क्योंकि इसको विस्तार से जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पूरा का पूरा जलवायु विज्ञान जो है वो इसी पर टिका हुआ है। जलवायु विज्ञान में अगर हम वायुमंडल पढ़ेंगे तो हम सीधा सीधा आपके आगे समझ पाएंगे कि किस तरह से वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। और जब वायु दाब पेटियों का निर्माण होगा तो पवनों के बारे में समझ में आएगा, और पवनों के बारे में समझ में आएगा तो उसी को आगे जाके हम क्या बोलेंगे, चक्रवात बोल देंगे। तो ये एक स्थिति बनती है जिसको लेकर आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और ये आपका जो टॉपिक है वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है। देखिए, सामान्य सी बात है, ऐसे समझ के देखिए, भूगोल का अगर इंट्रोडक्शन आप देते भी हैं तो भूगोल की अगर बात करते हैं तो भूगोल को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक तो भौतिक भूगोल कहलाता है, भौतिक भूगोल, और दूसरा मानव भूगोल कहलाता है, मानव भूगोल, जिसमें मानव की समस्त क्रिया आ जाती हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो। तो समस्त मानव की प्रक्रियाएं जो आ जाती हैं वो क्रियाएं किस में आ जाती हैं, मानव भूगोल के अंदर, या ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, या आर्थिक भूगोल भी इसको बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें जो भौतिक भूगोल है इसमें क्या क्या पार्ट आपके आते हैं। तो वही पार्ट देखिए, सिंपल सी बात है, भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ लेंगे पहले क्या, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। भौतिक भूगोल में हम जान लेंगे भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर ही क्या आ जाएगा, समुद्र विज्ञान आ जाएगा, ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। और इसी के अंदर हम बात करें तो इसी के अंदर आ जाएगा क्या, जैव विज्ञान, जैव भू विज्ञान। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपके पार्ट कहलाते हैं किसके, भौतिक भूगोल के। और एक एक करके हम इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। तो जो पृथ्वी के घटक हैं उन घटकों में अगर देखा जाए तो इस तरह से सिंपल सी बात है, भूगोल के 2 पार्ट आ जाते हैं, एक भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। और हम भौतिक भूगोल की बात करें तो आपका क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, और आपका क्या है, बायोजियोग्राफी है। तो ये पार्ट इसके अंदर आते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे किसकी, जलवायु विज्ञान की। और जलवायु विज्ञान में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वायुमंडल के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास आपने देखी होगी तो आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत की थी इसकी। तो अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडल के। मैंने बताया था 3 पार्ट में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। एक तो वायुमंडल के कार्य हो गए, दूसरा वायुमंडल का संगठन हो गया, और तीसरा वायुमंडल का क्या होगी, संरचना। तो एक पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लें सब लोग, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल के संगठन की या कंपोजिशन की हम बात करें, कंपोजिशन ऑफ
एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वायुमंडल के संगठन की देखिए बात होती है तो सबसे पहले आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है उसको आप सब लोग जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस ध्यान रखना कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है, जो लगभग कितनी है, ध्यान रखें 78% है। 78% वायुमंडल में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है 78%। और दूसरा पूछा जाए कि वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ध्यान रखना कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। और ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ये लगभग कितनी आ जाती है, 21% आ जाती है। तो वायुमंडल में 78% ध्यान रखना क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% आपकी ऑक्सीजन है, या 20.95 भी लिख सकते हैं, तो कोई ये मैटर नहीं है, सामान्य आंकड़े ध्यान रखें। अब क्वेश्चन यहीं से आपसे ये पूछा जाता है कि वायुमंडल का 99% भाग कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है। द 99% ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द गैसेस। तो वहां पर क्या करेंगे, 2-2, 3-3 गैसों के ग्रुप बना देंगे और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो ध्यान रखना ये दोनों गैसें वायुमंडल में कितना प्रतिशत हैं, 99% हैं। तो 99% गैसें वायुमंडल में कौन सी हैं, केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो यह भी प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, या सबसे ज्यादा अक्रिय गैसों में कौन सी गैस है। तो ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी, आर्गन गैस हो जाएगी। तो 0.93% भाग किससे बना हुआ है, आर्गन गैस से बना है। चौथे नंबर पर आपकी आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो वायुमंडल में ध्यान रखना चौथे स्थान पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, 0.038%। कहीं कहीं पर इसको 0.04% भी लिख देते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। तो नए आंकड़े भी इसको आपके आ चुके हैं। तो 0.04% भी अगर लिखा हुआ है तो ये सही माना जाएगा। अब 0.03 से बढ़ गई है इसकी मात्रा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और उसके बाद हम बात करें अन्य गैसें। अन्य गैसें तो वायुमंडल में अगर हम देखें तो बची हुई गैसें जो है वो कौन सी हैं, अन्य गैसों के रूप में आ जाती हैं। तो 0.04% में वायुमंडल अन्य गैसों से मिलकर बना है। और अन्य गैसों में कौन कौन सी गैसें आ जाएंगी, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, ओजोन है, या आर्गन है। आर्गन तो आपकी आएगी, जीनोन है, रेडोन है, ठीक है या आपकी नियोन है। ये कई सारी गैसें इसके अंदर आ जाती हैं। तो अन्य गैसों की देखिए बात कर लेते हैं हम कंपोजिशन में ही। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली अन्य गैसें कम मात्रा में पाई जाती हैं। बहुत वायुमंडल में पाई जाने वाली अन्य गैसें ठीक है। तो वायुमंडल में कौन कौन सी अन्य गैसें पाई जाती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम, ओजोन है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, नियोन है,
और रेडॉन है। इस प्रकार से विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। इनमें से ये तीनों गैसें कैसी हैं? अक्रिय गैसों में आती हैं, इनर्ट गैसेस। तो क्रिप्टॉन, जीनॉन, नियॉन ये सारी की सारी कैसी हैं? इनर्ट गैसों के अंदर आती हैं। इसलिए इनका उपयोग हम क्या करते हैं? ट्यूबलाइट वगैरह में इनका उपयोग करते हैं। तो ये तो कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। मतलब कितना भाग बचा था? 0.04% के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं वो इतनी सारी गैसें हैं जो बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो गैसें हमने बात की थी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसों में है। तो पहले एक एक करके इन गैसों के बारे में हम जान लेते हैं। इन गैसों की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या इनके कार्य हैं जो एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिख लिया, आप लिख लिए नाइट्रोजन गैस। तो देखिए नाइट्रोजन गैस या N2 से इसको डिनोट करते हैं, N2। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो इसके क्या क्या फायदे हैं? ठीक है, क्या क्या इसके कार्य हैं, ये बस इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अब पहली चीज़ तो आप जान लीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगती है और नाइट्रोजन गैस क्या करती है? उस आग को तेजी से फैलने से रोकने का काम करती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की ज़्यादा मात्रा भी पृथ्वी के लिए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, अगर देखिए वायुमंडल में अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो आग बुझेगी नहीं, पूरी पृथ्वी जलकर नष्ट हो जाएगी। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न आपके आ जाते हैं कि अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आंकड़ों को उलट दिया जाए तो क्या घटना हो सकती है? तो जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमने 78% कर दी, और ऑक्सीजन क्या करती है? आग लगाने में सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आग बुझेगी नहीं, और आग बुझेगी नहीं तो पृथ्वी जलकर क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। जैसे सामान्य तौर पर आप देख लीजिए, कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी जंगलों में आग लगे, चाहे वो अमेरिका जैसे विकसित देश में लगे चाहे अन्य एशियाई देशों में लगे, तो जब एक बार जंगल में आग लग जाती है तो उसको बुझाना सबके लिए बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि जंगल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो आग बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैलती चली जाती है। तो ये मेन कारण है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के बारे में कुछ आंकड़े लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला लिख लीजिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखें, नाइट्रोजन गैस आग को तेजी से फैलने से रोकती है, तेजी से फैलने से रोकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। तो आग को तेजी से फैलने से रोकने का काम करती है। ध्यान रखना, आग को बुझाने का काम नहीं करती है। आग को बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। नाइट्रोजन गैस ऐसा नहीं है कि हम फायर एक्सटिंग्विशर में या अग्निशमक में नाइट्रोजन गैस भर दें। नाइट्रोजन गैस आग को तेजी से फैलने से रोकने का काम करती है। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर बात करते हैं तो बुझाने का काम करती है। अगला देखिए पॉइंट हम इसके बारे में लिख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस की हम बात कर रहे हैं तो आपको देखेंगे कि सभी व्यक्तियों पर एक वायुमंडलीय दाब काम करता है। पृथ्वी के ऊपर जो समस्त परतें हैं उनके द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है।
और वायुमंडलीय दाब किससे लगता है? वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों से, वायुमंडल में पाई जाने वाली धूल कणों से और जल वाष्प से। इन तीनों से क्या लगता है? पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पर एक दाब काम करता है जिसको हम वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वायुमंडलीय दाब में सबसे ज़्यादा दाब कौन प्रोवाइड करेगी? नाइट्रोजन गैस। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो ध्यान रखें, अगला पॉइंट, वायुमंडलीय दाब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान रखें, वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वायुमंडलीय दाब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सबसे महत्वपूर्ण घटक, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब में सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में जानी जाती है नाइट्रोजन गैस। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस से, तो पेड़ पौधे जो आपने देखे हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और वो प्रोटीन कहाँ से मिलती है? नाइट्रोजन से ही बनती है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? नाइट्रोजन से ही होता है। लेकिन वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, ध्यान रखना, पेड़ पौधों के कोई काम की नहीं होती है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस को वायुमंडल से अवशोषित नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ से करते हैं? वो जमीन से करते हैं, मिट्टी से इसको अवशोषित करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन गैस को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, मिट्टी में इसको शामिल करना पड़ेगा। तो देखिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं, पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस की सहायता से, नाइट्रोजन की सहायता से ध्यान रखें, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण कहाँ से करते हैं? इसी नाइट्रोजन से करते हैं। और आपको देखा होगा प्रोटीन दो ही स्रोतों से प्राप्त होता है। एक तो दलहन वाली फसलों से हमको प्राप्त होता है, दालों से, ठीक है। और एक हमको कहाँ से प्राप्त होता है? मांस से प्राप्त होता है, मीट से प्राप्त होता है। तो ये जो प्रोटीन है पेड़ पौधों से जो प्राप्त होता है, ये किसकी सहायता से बनता है? ये नाइट्रोजन गैस की सहायता से ही बनता है। लेकिन पेड़ पौधे इस प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या करते हैं कि जितने भी दलहन वाले पेड़ होते हैं, जैसे ये मान लीजिए स्थल भाग है, मतलब मृदा है, और यहाँ पर कोई दाल वाला पेड़ आपका उगा हुआ है, दलहन वाला वृक्ष यहाँ वो पेड़ है, ठीक है। तो जितने भी दलहन वाले पेड़ होते हैं, इनकी जड़ों में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है और वो एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है और इनकी जड़ों में ये जो बैक्टीरिया मौजूद होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है कि वायुमंडल की, जैसे इनकी जड़ों में अगर आप दाल देखा होगा, कहीं पेड़ आपको दाल का दिखाई देता है पौधा, तो उसकी जड़ों उखाड़ के देखिए, उसकी जड़ों में कुछ गांठें सी पाई जाती हैं, छोटी छोटी गांठें इनकी जड़ों में पाई जाती हैं। इनकी जड़ों में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है, सहजीवी जीवाणु रहता है। और ये जो सहजीवी जीवाणु यहाँ पर रहता है, ये जीवाणु क्या करता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मौजूद है, पेड़ पौधे इसको डायरेक्टली नहीं ले पाते, ये किस में मिलनी जरूरी है? इसको मिट्टी में मिलना जरूरी है। और मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? ये जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें राइजोबियम
राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। तो एक सहजीवी जीवाणु होता है जिसको जड़ों में रहने की जगह मिल जाती है और पेड़ों को ये नाइट्रेट प्राप्त कर देता है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये क्या करता है, नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देता है और नाइट्रेट को पेड़ पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन से क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो किसके द्वारा होती है, ये एक सहजीवी जीवाणु होता है, सहजीवी जीवाणु, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है राइजोबियम लेग्यूमिनोसम। इसीलिए दलहन को हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली का बोलते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली की ये सारी की सारी दालें होती हैं। तो दालों में प्रोटीन ज़्यादा पाए जाने का कारण क्या है, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको मृदा में मिला देता है और मृदा से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं इसको। और कई और भी कारण हैं नाइट्रोजन की मिट्टी में मिलने के। आपने देखा होगा कि जब किसान जो होता है, जब खेत खाली हो जाता है तो उसको तुरंत क्या करता है, मिट्टी को लूज कर देता है। जैसे ही फसल काट ली जाती है तो मिट्टी को लूज कर देता है, जिससे कि उसमें वायु प्रवेश कर जाए, गैसेज उसके अंदर प्रवेश कर जाएं। फिर उसको क्या करता है, ऊपर से प्लेन कर देता है, जिससे कि उसमें गैसें ट्रैप हो जाती हैं या पानी में मिल जाती हैं। या किसान कोशिश करता है कि जब बारिश आने वाली होती है, तेज बारिश आने वाली होती है, उससे पहले वो खेत की जुताई कर दे, मिट्टी को लूज कर दे। क्योंकि जो बिजली कड़कती है, जो आपने देखा होगा जो थंडरबोल्ट होता है, आकाशीय बिजली जो कड़कती है, उस बिजली से भी भारी मात्रा में नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो बिजली का कड़कना भी ध्यान रखना एक पॉजिटिव काम है किसानों के लिए, क्योंकि जब तेज बिजली कड़कती है तो बहुत सारी नाइट्रोजन ये किस में मिला देती है, ये मृदा में मिलाने का काम करती है। और नाइट्रोजन मृदा में मिलेगी तभी पेड़ पौधों के काम आएगी, वैसे इसके पेड़ पौधों के काम नहीं आती है। तो ये नाइट्रोजन गैस के आप देख रहे थे कई सारे कार्य हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, नाइट्रोजन गैस के यहाँ पर हमने कार्य जान लिए कि नाइट्रोजन गैस ध्यान रखना सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब के लिए उत्तरदायी है। प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन गैस के कारण ही होता है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में भी पाई भी जाती है। और एक और हम बात करें, नाइट्रोजन क्या होती है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस के रूप में जानी जाती है। और इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी रंगमंच के कार्यक्रम होते हैं उसमें इसको सजावट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेज होती हैं या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर सफ़ेद रंग का या लाल पीले रंग का धुआं निकलता रहता है ज़मीन से। तो वो जो धुआं होता है वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस ही होती है। बाकी किसी धुएं में आप लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रोजन गैस क्या है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। इसके कारण होता क्या है कि ये रंगमंच के कार्यक्रमों में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस होती है। स्वादहीन गैस होती है।
ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग रंगमंच पर सजावट के लिए भी किया जाता है। सजावट के लिए भी किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन गैस के कार्य हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट आप लिखे हैं, आपने सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है, 190 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है माइनस में। तो लिक्विड नाइट्रोजन की हम बात करें तो एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लें, लिक्विड नाइट्रोजन या द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग शीतलक के रूप में भी किया जाता है। तो शीतलक के रूप में नाइट्रोजन गैस का उपयोग हम करते हैं किसी भी ऊतक को, टिश्यू को, स्पर्म को या ओवा को क्या करते हैं, लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसमें जीवित ऊतकों तथा कोशिकाओं, ऊतकों तथा कोशिकाओं जैसे शुक्राणु या अंडाणु आदि को लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो एक लंबे समय तक यहाँ पर शुक्राणु और जीवाणुओं, अंडाणुओं को प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो सीमन लिया जाता है जानवरों का, वो लंबे समय तक प्रिजर्व हम किस में करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ही करते हैं। तो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करते हैं, कुछ कोशिकाओं और ऊतकों को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक इस नाइट्रोजन का ही का क्या हो गया, काम हो गया। तो ये कई सारे नाइट्रोजन के इस तरह से काम है। तो नाइट्रोजन के बारे में जान लिया हमने। अब एक और गैस ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन के बाद या पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो दूसरी गैस हम ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस आप जानते ही हैं, पहली चीज तो ऑक्सीजन गैस एक जीवनदायिनी गैस है, एक जीवनदायिनी गैस है। जीवनदायिनी मतलब लाइफ सेविंग गैस।
तो जीवनदायिनी गैस के रूप में जानी जाती है, लाइफ सेविंग गैस। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जीव जंतु नहीं जिंदा रह सकते। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखें, O2 गैस या ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है, आग जलाने में सहायक होती है। तो आग जलाने में सहायक होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग लगेगी नहीं। तो आग को जलाने के लिए क्या किस गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की ही जरूरत होती है। और नेक्स्ट और ध्यान रखें, ऑक्सीजन गैस की सहायता से ऑक्सीजन गैस की सहायता से जीवों में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जीवों में भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, जब तक ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, भोजन जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया तभी कंप्लीट होगी जब ऑक्सीजन आपको मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, एक आपका ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो कोशिका के पास जो भोजन पचकर ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है, वो ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित किसकी सहायता से होता है? ऑक्सीजन की सहायता से ही ये ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो वो ऊर्जा में परिवर्तित ही नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होती है। तो ऑक्सीजन गैस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला हम पॉइंट बात करें तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन जैविक पदार्थों को, ऑक्सीजन जैविक पदार्थों को सड़ने में सहायता करती है, सड़ने में सहायता करती है। सड़ने से मतलब है अपघटन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन या अपघटन। ठीक है, तो अपघटन के लिए बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखें। अगर यहाँ पर क्या होगा, जो जैविक पदार्थ हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जब इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो ये मिट्टी में फिर से मिल जाते हैं। तो जो जटिल संरचना होती है शरीर की, वो धीरे धीरे के करके क्या होती है, फिर से साधारण जीव आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। तो वो किसकी सहायता से होती है? वो ऑक्सीजन की सहायता से ही होती है। तो जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक जो आपके होते हैं, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो आपके अन्य पदार्थ हों, कवक वगैरह हों, तो वो ऑक्सीजन की सहायता से ही क्या करते हैं? उसको सड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग इसलिए भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी? ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो ध्यान रखें, ऑक्सीजन गैस के कार्य इस तरह से आपको याद रखने हैं। ये मेन कार्य हैं वायुमंडल के घटक की हम बात कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन के बाद हम बात करें, तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन गैस है, आर्गन। ठीक है, और आर्गन गैस की देखिए बात करें
तो ध्यान रखें यहाँ पर वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, कितनी है? 0.93% है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें वायुमंडल के बारे में, आर्गन गैस के बारे में, तो ध्यान रखना अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कहलाती है आर्गन गैस। बाकी और भी अक्रिय गैसें हैं, लेकिन अक्रिय गैसों में पूछा जाए सबसे ज़्यादा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो आपकी आर्गन गैस है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लें, आर्गन गैस का उपयोग, ठीक है, आर्गन गैस का उपयोग ध्यान रखना ट्यूबलाइट में किया जाता है। तो अक्रिय गैसों का उपयोग ज़्यादातर इसी में होता है, बल्ब या ट्यूबलाइट में। तो आर्गन गैस का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? ट्यूबलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखें, ये किसके बारे में है? आर्गन गैस के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आर्गन गैस ध्यान रखना, इसका उपयोग ट्यूबलाइट वगैरह में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्रिय गैस है, क्रियाशील नहीं है, क्रिया नहीं करेगी तो ये फिलामेंट को जलाने का काम नहीं करेगी। तो ये आर्गन गैस के बारे में हमने जान लिया। अब देखिए कुछ और चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं इसी भाग में ही। तो देखिए आर्गन गैस के बाद सबसे ज़्यादा, इसके बाद जो गैस पाई जाती है उस गैस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी है? 0.038% हो गई है अभी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितनी है? 0.038% है। नए आंकड़ों के अनुसार आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या क्या विशेषता है। पहली चीज तो ध्यान रखना, ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में जानी जाती है, क्योंकि बाकी सारी ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी वो तापमान को ज़्यादा बढ़ाएगी। तो इसी वजह से ध्यान रखना, इसी की वजह से इसको में क्या करते हैं, इसके बाद कटौती की बात की गई है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कटौती से संबंधित है। तो नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट लिख दें, तो लिख लें 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कटौती से संबंधित है।
कटौती से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। तो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक हो गया। दूसरी इसकी विशेषता जान लीजिए, पृथ्वी का औसत तापमान पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, तो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखने में सहायक होती है। और कल मैंने आपसे पूछा भी था कि अगर पृथ्वी के वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हम हटा देते हैं तो इसका तापमान कितना रह जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसों को हटा दें तो पृथ्वी का औसत तापमान ध्यान रखना कितना, -19 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर ध्यान रखें, यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट और लिख लें, करंट से संबंधित है, प्रश्न आपके साइंस में भी पूछ लेते हैं इससे। ठीक है, यदि वायुमंडल से, पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहे हैं, यदि वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों या हरित गृह गैसों, ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो पृथ्वी का औसत तापमान -19 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना आवश्यक भी है ग्रीन हाउस गैसें। ऐसा नहीं है ग्रीन हाउस गैसें नुकसान करती हैं। अब ज़्यादा मात्रा इनकी होगी तो तापमान में ज़्यादा वृद्धि होगी, और तापमान में ज़्यादा वृद्धि होगी तो उसके परिणाम आपके कुछ अलग प्रकार के होंगे। लेकिन पृथ्वी से अगर ग्रीन हाउस गैसों को हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ध्यान रखना पृथ्वी के औसत तापमान घटकर कितना रह जाएगा, -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाएगा, तो भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम और बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में ही। नेक्स्ट लिख लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायक होती है। आग बुझाने में सहायक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ध्यान रखना, जो अग्निशमक होते हैं, जितने भी आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, अग्निशमक तो जितने भी अग्निशमक या फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूना, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और चूना इसमें मिश्रित कर देते हैं, तो जहां भी आपने इसका देखा हो कभी उपयोग होता है तो उससे पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। तो चूने के कारण वो पूरा क्या है, सफ़ेद बन जाता है, और आग जो है वो बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं बच पाती। तो ये मेन कारण है। तो ध्यान रखना, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो अग्निशमकों में इसका उपयोग किया जाता है। जो साधारण अग्निशमक होते हैं, वो अग्निशमक कई कैटेगरी के होते हैं। बिजली विभाग में आग लगती है तो वो आग पर अलग है, बिजली में जो बिजली होती है तो उसमें इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसको साधारण जो आपके आग बुझाने का काम होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद कुछ और पॉइंट यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में। पेड़ पौधे
या ये लिखें हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में एक प्रक्रिया आपकी होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, इनको वायुमंडल से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है और जमीन से इनको पानी मिल जाता है, जल मिल जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट नामक इन पे एक हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको, और फ्री में इनको क्या मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस या 6 कार्बन और 6 H2O ये मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, C6H12 और O6 प्लस भारी मात्रा में यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन निकलता है और ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ग्लूकोज बन गया, तो ग्लूकोज बन गया तो जाहिर सी बात है इससे ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही आपकी पूरी हो पाती है। तो पेड़ पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि इसी की प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं या खाना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जिसको मंड बोलते हैं या हम इसी को शर्करा बोल देते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया है। तो मंड या शर्करा बनाने का काम होता है। ठीक है, और साथ में ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज कर देते हैं। तो ये स्थिति बनती है। तो ये किसके कार्य हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के काम हो गए। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी ध्यान रखें। अब इसके बाद कुछ अन्य गैसें हैं, मतलब कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों की भी हम बात करेंगे। तो कम मात्रा में जो गैसें वायुमंडल के अंदर पाई जाती हैं, उनमें कौन कौन सी गैस है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ गैसों की हम बात करें जो कम मात्रा में पाई जाती है, उसमें एक गैस लिख लेते हैं हम, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। और आपको पता ही है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन गैस ही है। तो हाइड्रोजन गैस ध्यान रखना, पहली चीज तो एक प्रश्न आपका कभी कभार रैंडमली ऐसे पूछ लेते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ब्रह्मांड में ध्यान रखना, बात ध्यान रखें, तो ब्रह्मांड में नाइट्रोजन नहीं लगानी है। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जबकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया में सहायक होती है। हाइड्रोजन बम इसी पर काम करता है, हाइड्रोजन बम जो है वो इसी हाइड्रोजन गैस नाभिकीय संलयन क्रिया पर ही काम करता है। और दूसरी चीज, हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है, मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इसके जलाने पर सबसे ज़्यादा 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, जो उससे जितनी ऊर्जा प्राप्त हो उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। और अभी हम तकनीकी का विकास कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस से ऊर्जा प्राप्त हो सके, इसीलिए इस गैस को क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल के रूप में भी ये गैस जानी जाती है। तो भविष्य का ईंधन या फ्यूचर फ्यूल भी इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं,
यहाँ पर ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। दूसरा पॉइंट, सबसे हल्की गैस है, लाइटेस्ट गैस कहलाती है, सबसे हल्की गैस। दूसरी हम बात करें यहां पर सर्वाधिक कैलोरीफिक वैल्यू, सर्वाधिक कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, तो भविष्य के ईंधन के रूप में भी जानी जाती है ये गैस, फ्यूचर फ्यूल भी इसको बोलते हैं। भविष्य का ईंधन का मतलब है फ्यूचर फ्यूल के रूप में ये गैस जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया है। नाभिकीय संलयन क्रिया है। ठीक है, और नेक्स्ट बात हम बात करें हाइड्रोजन बम इसी क्रिया पर आधारित होता है। इसी क्रिया पर आधारित है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस नाभिकीय संलयन क्रिया पर ही काम करता है, जिसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज कर जाते हैं और इनके फ्यूज करने से क्या बनता है, 2He4 बन जाता है, हीलियम बन जाता है और भारी मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें, ये सारे के सारे कार्य किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के आपके काम हैं और हाइड्रोजन गैस से पूछा भी जाता है। तो ये एक ज्वलनशील गैस है, सबसे हल्की गैस है, लेकिन फिर भी इसको एरोप्लेन या टूरिस्ट बैलून के अंदर नहीं भरा जाता है। इसका मेन कारण क्या है कि ये बहुत तेजी से आग पकड़ने का काम करती है। मतलब इसका तापमान अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगी, विस्फोट करने की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे जितने भी एरोप्लेन हैं या टूरिस्ट बैलून है उसमें हम क्या भरते हैं, हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हाइड्रोजन का। तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस अगर पूछी जाए तो आपकी कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। लेकिन ये कैसी है, ज्वलनशील गैस है, इस वजह से इसका उपयोग एरोप्लेन टायर वगैरह में नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हीलियम कैसी है, अक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है, इनर्ट गैस के रूप में आपकी आती है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं जितना आज हमने किया है। ठीक है, तो यहां से देखें हम बात कर रहे थे वायुमंडल के संगठन की, तो यहां से हमने शुरुआत की थी। तो वायुमंडल के संगठन में आप देखें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है कौन सी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और ये अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो आपको कौन सी लगानी है, आर्गन गैस लगानी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर हमने बात की थी अन्य गैसों की। तो ये कम मात्रा में पाई जाती हैं,
लेकिन अन्य गैसों में ये गैसें पाई भी जाती हैं और इनके कार्य भी आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस में पूछे जाएं, चाहे वो ज्योग्राफी के अंदर पूछे जाएं। तो ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इन गैसों की विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए हमने बात की एक एक गैस की विशेषता की, तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी चीज़ें आपकी लिखाई हैं। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस आग को तेजी से फैलने से रोकने का काम करती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगता है, मतलब वायुमंडल की समस्त, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और वायुमंडल की समस्त परतों का जो भार हम पर पड़ता है वो भार क्या कहलाता है, वो आपका वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, नाइट्रोजन गैस का है। और पेड़ पौधे नाइट्रोजन की सहायता से क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, जो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आपको पता ही है भोजन में हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और फैट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज कहलाती है। जबकि प्रोटीन क्या करती है, ऊतकों की मरम्मत का काम करती है, ऊतक बनाने का काम करती है, बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। तो बॉडी बिल्डिंग से क्या जरूरत है, प्रोटीन। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, अमीनो अम्ल कहलाती है, अमीनो एसिड कहलाती है। और जो फैट है, फैट क्या करता है, इम्यून सिस्टम का काम करता है। फैट क्या करता है, हमारी बॉडी की जो अंदर की जो हीट है, ऊर्जा है, उसको रोकने का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है और ऊर्जा भी प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, और जो वसा या फैट होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड बोलते हैं। तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड इसकी सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो प्रोटीन ध्यान रखना ऊतकों की या बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो जितनी भी दालें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसलिए पाई जाती है कि दालों की जड़ों में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है, और नाइट्रेट में या मिट्टी में ये मिल जाएगी तो पेड़ पौधे इसको फिर अवशोषित कर लेते हैं और इससे प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। बाकी लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग होता है इन जिंदा ऊतकों को प्रिजर्व करने के लिए। फिर हमने बात की ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है, आग जलाने में सहायक होती है, जीवों के लिए ऑक्सीकरण के लिए हेल्प करती है जिससे हमें ऊर्जा मिले, और जैविक पदार्थों के डिकम्पोजिशन में भी सहायता करती है। और फिर बात की आर्गन गैस की, जो वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा है, और इसका उपयोग ट्यूबलाइट वगैरह में किया जाता है। और फिर हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो ये प्रमुख बिंदु थे इन गैसों को लेकर जिसको आपको याद रखने हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए भाग को आगे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। ठीक है, ध्यान रखें इसको। थैंक यू।